नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आधी उम्र का दान। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। मृदंगपुर राज्य के राजा वंशलोचन के पत्र को अहिरावल नगर का राजा बिशन बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। राजा बिशन, हमने तुम्हारी पुत्री रुक्मावती के बहुत चर्चे सुने हैं, इसलिए हम तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। हमें आशा है कि अपने पुत्री को मृदंगपुर जैसे विराट नगर की महारानी बनाकर तुम्हें अपार खुशी होगी। राजा वंशलोचन, मृदंगपुर। पत्र पढ़कर राजा बिशन सोच में पड़ गया। ओह, बड़ी विकट परिस्थिति में फंस गया हूँ मैं। राजा वंशलोचन को ऐसा प्रस्ताव हमें भेजते क्या तनिक भी लज्जा नहीं आई? और फिर रुक्मावती का संबंध तो मैं प्रशांत नगर के युवराज के साथ तय कर चुका हूँ। कुछ देर विचार करने के पश्चात राजा बिशन ने मृदंगपुर के दूत से कहा, दूत, हमें ये प्रस्ताव भेजते समय तुम्हारे महाराज को अपनी आयु का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी मैं राजकुमारी रुक्मावती का विवाह प्रशांत नगर के युवराज प्रशांत सेन के साथ तय कर चुका हूँ। आने वाली पूर्णिमा को रुक्मावती एवं प्रशांत सेन का विवाह होना है। ओह ऐसा? फिर मैं अपने महाराज से जाकर क्या कहूँ राजन? तुम उनसे जाकर यही कहना कि वे आने वाली पूर्णिमा को सादर अहिरावल नगर पधारें और विवाह समारोह में शामिल हों। वर एवं वधु को अपना आशीर्वाद देकर हमें कृतार्थ करें। अच्छा राजन, मैं जाकर महाराज को आपका यह संदेश दे दूंगा। जब दूत ने यह सूचना मृदंगपुर पहुंचकर राजा वंशलोचन को दी, राजा बिशन की इतनी हिम्मत, उसने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। यदि वो चाहता तो प्रशांत सेन से रुक्मावती का संबंध तोड़कर रुक्मावती का विवाह हमारे साथ कर सकता था। वंशलोचन का क्रोध बुरी तरह भड़क उठा। मैं आने वाली पूर्णिमा को अहिरावल नगर जाऊंगा अवश्य, पर राजकुमारी रुक्मावती को विवाह का आशीर्वाद देने नहीं, अपितु विवाह मंडप से उसका अपहरण करने जाऊंगा। पूर्णिमा आने में अभी 15 दिन शेष है। आज प्रस्थान करने करने पर ही मैं पूर्णिमा के दिन अहिरावल नगर पहुंच जाऊंगा। उसने उसी समय सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, सेना के कूच की तैयारी करो। हम आज ही अहिरावल नगर की ओर कूच करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। दल बल सहित राजा वंशलोचन अहिरावल नगर की ओर चल पड़ा। 10 दिन तक उसका काफिला बेरोक टोक अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ता रहा। 11वें दिन जब वो अपने काफिले के साथ टोक नदी के तट पर पहुंचा, ओह, तेज वर्षा प्रारंभ हो गई। महाराज, ऐसे खराब मौसम में तो हमें 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 यहीं तट पर रुककर वर्षा बंद होने की प्रतीक्षा करनी होगी। तुम ठीक कह रहे हो सेनापति जी। कुछ देर पश्चात जब वर्षा रुक जाएगी तभी हम नदी पार करेंगे। लेकिन वर्षा रुकी नहीं। वो पूरे 2 दिन तक लगातार होती रही, जिससे टोक नदी में बाढ़ आ गई। इस बेमौसम की वर्षा ने तो हमारी सारी योजना चौपट करा दी। ऐसी विकट परिस्थिति में हम कब तक यहाँ रुक सकते थे? 5वें दिन हैरान परेशान हो ये सोच रहे थे, महाराज, इस आंधी तूफान वर्षा के मौसम में यहाँ पड़ाव क्यों डाले हुए हैं? वे अपने राज्य को वापस क्यों नहीं लौट जाते? पता नहीं महाराज ने अपने मन में क्या सोच रखा है। लगता है हमें यहीं पर जल समाधि लेनी होगी। इधर अहिरावल नगर में राजा बिशन जनवासे में प्रशांत नगर के राजा निशांत सेन से कह रहा था, राजन, आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप बारात लेकर 6 दिन पूर्व अहिरावल नगर आ गए। यदि आप यहाँ पहुँचने में 1-2 दिन और देरी कर देते तो अनर्थ हो जाता। क्यों राजन? राजन, 5 दिन से लगातार टोक नदी के आसपास वाले क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हो रही है। वहाँ जल थल एक हो रहा है। ओह ऐसा? तब तो आप ठीक कह रहे हैं राजन, क्योंकि टोक नदी को पार करने के पश्चात ही तो प्रशांत नगर से अहिरावल नगर में प्रवेश किया जा सकता है। राजन, जो हुआ ठीक हुआ। अब आप बारात एवं युवराज प्रशांत सहित विवाह मंडप में पहुंचने की कृपा कीजिए। विवाह का शुभ मुहूर्त कुछ देर पश्चात का है। ठीक है राजन।
खूब धूमधाम के साथ युवराज प्रशांत सेन की बारात राजा बिशन के महल के द्वार पर पहुंची। राजा बिशन ने आगे बढ़कर बारात का स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में युवराज प्रशांत सेन एवं राजकुमारी रुक्मावती का विवाह संपन्न हो गया। मृदंगपुर का राजा वंशलोचन इस विवाह में नहीं आया। वो अच्छा ही हुआ। वो अगर आता तो विवाह में कोई ना कोई बखेड़ा अवश्य खड़ा कर सकता था। बुरी तरह हताश राजा वंशलोचन टोक नदी के तट पर अपने सीवन में सोच रहा था, प्रकृति ने हमें धोखा दे दिया, वरना इस समय मैं अहिरावल नगर में होता। अब तो वहाँ राजकुमारी रुक्मावती का विवाह युवराज प्रशांत सेन के साथ हो गया होगा। अब तो वहाँ जाना बेकार है। जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं सेना सहित मृदंगपुर से चला था, वो उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं। इसलिए अब यहाँ डेरा डाले रखना व्यर्थ है। मुझे कल ही मृदंगपुर की ओर वापस लौट जाना चाहिए। कुदरत का करिश्मा देखो, उस रात ही वर्षा रुक गई और सुबह होते होते टोक नदी का पानी आश्चर्यजनक रूप से उतरकर चला गया। अब मुझे सेनापति को बुलाकर उन्हें सेना को वापस मृदंगपुर लौटने का आदेश दे देना चाहिए। तभी वंशलोचन, ये क्या करने जा रहा है तू? बाजी अभी भी तेरे हाथ में है। राजकुमारी रुक्मावती को साथ लेकर युवराज प्रशांत सेन की बारात इधर से ही तो वापस प्रशांत नगर लौटेगी। यहीं पर रुककर तुझे उस बारात की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब वो बारात यहाँ पहुँचे तो तू अपनी सेना के साथ उस बारात पर धावा बोल देना और रुक्मावती को मौत के घाट उतारकर अपने कलेजे में धधकती हुई आग को ठंडी कर लेना। हाँ, यही ठीक रहेगा। इधर राजा बिशन ने भरे हृदय से राजकुमारी रुक्मावती की डोली को महल से विदा किया। बारात खुशी में झूमती प्रशांत नगर की ओर वापस लौट चली। जब बारात टोक नदी के तट पर पहुंची तो नदी पार करने के लिए नावें वहां पहले से ही तैयार खड़ी थी। नाव पर सवार होकर बारात नदी के दूसरे तट की ओर चल पड़ी। नदी के दूसरे तट पर कुछ नावें इधर तो आ रही हैं। लगता है युवराज प्रशांत सेन राजकुमारी रुक्मावती को विदा कराकर लौट रहा है। ऐसा ही लगता है महाराज। जब नावें तट के समीप पहुंची, मेरा अनुमान ठीक निकला। ये युवराज प्रशांत सेन की ही बारात है। जैसे ही बाराती एवं दुल्हन का डोला तट पर उतरा, वंशलोचन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, कहर बनकर टूट पड़ो इन पर। अगले ही पल खचाक खचाक, वंशलोचन ने सबसे पहले राजा निशांत सेन को अपना निशाना बनाया। खचाक तत्पश्चात उसने युवराज प्रशांत सेन पर वार किया। खचाक, नहीं तब रुक्मावती के बाल खींचते हुए क्रोध से वो चिल्ला उठा, तेरे कारण ही आज ये हत्याकांड हुआ है। रूप की रानी, अपने जीती जी मैं तुझे किसी दूसरे की पत्नी कैसे बनने देता। मुझे छोड़ दो, नहीं तेरा भी यही हस्त्र करूँगा मैं जो हस्त्र तेरे पति का किया है मैंने। अगले ही पल खचाक इधर वंशलोचन के सैनिकों ने सारे बारातियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये देख वंशलोचन ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति जी, हमारा प्रतिशोध पूरा हुआ। अब सेना को मृदंगपुर वापस लौटने का आदेश दे दो। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद ही वंशलोचन अपनी सेना के साथ मृदंगपुर वापस लौट रहा था। राजा बिशन को जब इस जघन्य हत्याकांड की सूचना मिली, वंशलोचन ने मेरी पुत्री अहमदाबाद के साथ कुत्सित व्यवहार किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उससे बदला लेने के लिए मैं मृदंगपुर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। रुक्मावती का दुखद अंजाम देखकर उसका दिल रो उठा। हाय मेरी बेटी रुक्मावती, तू मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चली गई? उसने उसी समय अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। प्रधानमंत्री जी, मैं इसी समय मृदंगपुर राज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना सहित मृदंगपुर की ओर कूच करना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपके दुख को भली प्रकार समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, पर मृदंगपुर राज्य पर आक्रमण करना किसी भी दशा में उचित नहीं है। मृदंगपुर एक बड़ा राज्य है। उसकी विशाल सेना जांबाज, सुगठित एवं मारक अस्त्र शस्त्रों से सज्जित है।
जबकि हमारी सेना छोटी एवं उपरोक्त सुविधाओं से सज्जित नहीं है। यदि हमने मृदंगपुर पर आक्रमण किया तो हर हालत में पराजय हमारी ही होगी। ओह, तब हम क्या करें? मानव हत्यारे वंशलोचन से हम बदला कैसे लें? प्रधानमंत्री सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है। कौन सा उपाय है वो? महाराज, जिस प्रकार राजा वंशलोचन ने राजकुमारी रुक्मावती के साथ किया है, वैसा ही व्यवहार आप भी राजा वंशलोचन के राज परिवार की कन्याओं के साथ क्यों नहीं करते? मैं कुछ समझा नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके कहने का आशय क्या है? महाराज, राजा वंशलोचन के परिवार की कन्याओं को अपने राज्य में लाकर आप उन्हें मौत के घाट उतारकर राजा वंशलोचन से अपना बदला ले सकते हैं। लेकिन कैसे? वंशलोचन के राज परिवार की कन्याओं को अहिरावल नगर में कैसे लाया जा सकता है? इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है महाराज। तांत्रिक कालकोट इस दुष्कर क्रिया को बड़ी ही आसानी से संपन्न कर सकता है। अच्छा महाराज, वो तंत्र मंत्रों के द्वारा यदि आपके महल में तांत्रिक सम्मोहन अनुष्ठान करे तो उस अनुष्ठान के सम्मोहन में बंद कर राजा वंशलोचन के राज परिवार की कन्याएं स्वयं ही यहाँ खींची चली आएंगी। ओह ऐसा? तब तो तुम इसी समय तांत्रिक कालकोट को हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद तांत्रिक कालकोट राजा विशन के सामने खड़ा था। तांत्रिक कालकोट, ये तो तुम्हें प्रधानमंत्री जी से पता चल गया होगा कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। हाँ महाराज। तब तुम आज से ही अपना तांत्रिक सम्मोहन अनुष्ठान प्रारंभ कर दो तांत्रिक। जो आज्ञा महाराज। उस दिन महल में तांत्रिक कालकोट ने सम्मोहन अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। महाराज, यह अनुष्ठान पूरे 10 दिन तक चलेगा। 11वें दिन राजा वंशलोचन के परिवार की राजकन्याएं स्वयं उड़कर यहाँ आ पहुँचेगी। मैं उस क्षण की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी। तांत्रिक सम्मोहन अनुष्ठान प्रारंभ हो जाने के कारण मृदंगपुर राज्य में राजा वंशलोचन की पुत्रियां जया एवं विजया दोनों बेचैनी सी अनुभव करने लगीं। विजया, मेरा चित्त घबरा रहा है। जया, मेरा भी यही हाल है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। 3 दिन में ही उनका हालत खराब हो गई। वे हर समय यही बड़बड़ाने लगी, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे भी कोई बुला रहा है। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? ज्यों ज्यों अहिरावल नगर में तांत्रिक कालकूट अनुष्ठान की तांत्रिक क्रियाएं संपन्न करता जा रहा था, आ जाओ आ जाओ, त्यों त्यों मृदंगपुर में राजकुमारी जया एवं विजया की दशा बिगड़ती चली जा रही थी। वो देखो, हमें कोई बुला रहा है। उनकी दशा देख, महाराज, मुझसे तो अपनी पुत्रियों की ये दशा नहीं देखी जा रही है। कुछ कीजिए ना महाराज। करे भी तो क्या करे महारानी। राजवैद्य को राजकुमारी को दिखाया तो उनकी समझ में भी इनका रोग नहीं आया। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ही बैठे बिठाए अच्छी भली दोनों राजकुमारियों की यह हालत कैसे हो गई। महाराज, मुझे तो ये कोई भूत प्रेत का मामला लगता है। क्या कह रही हो महारानी? हाँ महाराज, भूत प्रेत द्वारा सताए लोगों की दशा भी ऐसे ही हो जाती है। ओह, तब क्या किया जाए महारानी? महाराज, आप तत्काल ही किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाकर उसे राजकुमारी को दिखवाइए। हमारे राज्य में संपूर्णानंद तांत्रिक बहुत प्रसिद्ध है, हम उसे ही बुलाते हैं। वंशलोचन ने उसी दिन संपूर्णानंद तांत्रिक को महल में बुलवाया। संपूर्णानंद तांत्रिक, तुम राज दरबारियों की दशा तो देख ही रहे हो। अभी तंत्र मंत्र शक्ति के द्वारा ये पता लगाओ कि ये दशा क्यों कर हुई। अभी देखता हूँ महाराज, हमें कोई बुला रहा है। तांत्रिक संपूर्णानंद ने हाथ में पकड़ी खोपड़ी को हवा में उछाला। मरकट, इस खोपड़ी में आ, हमें कोई बुला रहा है। खोपड़ी हवा में स्थिर हो गई। अगले ही पल, मैं खोपड़ी में आ गया हूँ तांत्रिक। मरकट, बता, इन दोनों राजकुमारियों की ये दशा क्यों हुई है? इन्हें कौन बुला रहा है? तांत्रिक संपूर्णानंद का ये कथन सुन खोपड़ी वायुमंडल में राजकुमारी जया एवं विजया की ओर घूम गई। तत्काल ही बड़बड़ाती हुई जया एवं विजया चुप हो गईं। खोपड़ी बहुत देर तक जया विजया को घूरती रही। तत्पश्चात उसके मुंह से ये बोल फूटे,
ओह, राजकुमारियों के विरुद्ध अहिरावल नगर में एक बृहद सम्मोहन तांत्रिक अनुष्ठान इन दिनों चलाया जा रहा है। क्या कह रहे हो मरकट? मैं ठीक कह रहा हूँ तांत्रिक संपूर्णानंद। अहिरावल नगर में तांत्रिक कालकोट इस सम्मोहन अनुष्ठान को संपन्न करा रहा है। लेकिन उससे इस अनुष्ठान को कौन संपन्न करवा रहा है? अहिरावल नगर का राजा बिशन उस तांत्रिक से वो अनुष्ठान करवा रहा है। राजा बिशन? हाँ राजन, आज से 5वें दिन पश्चात जब उसका वो सम्मोहन अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब दोनों राजकुमारियां जया विजया स्वयं उड़कर उनके पास पहुंच जाएंगी। क्या कहा? हाँ राजन, जब दोनों राजकुमारियां वहां पहुंच जाएंगी तो राजा बिशन उन्हें मौत के घाट उतारकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करेगा। प्रतिशोध की ज्वाला? हाँ राजन, आपने उसकी पुत्री राजकुमारी रुक्मावती, उसके पति अम्बारात को अकारण ही जो मार डाला था। राजा बिशन आपसे इसी बात का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। ओह, कुछ सोचकर वंशलोचन खोपड़ी से बोला। मरकट, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से राजकुमारी जया विजया तांत्रिक कालकोट द्वारा किए गए सम्मोहन अनुष्ठान के पास से मुक्त हो जाए? नहीं राजन, ऐसा कोई उपाय नहीं है। क्या तुम कह रहे हो मरकट? राजन, एक तांत्रिक शक्ति भूल कर भी किसी दूसरी तांत्रिक शक्ति की साधना में बाधक नहीं बनती। अब तो दोनों राजकुमारियों को उड़कर अहिरावल नगर जाना ही होगा और वहां पहुंचकर मौत को गले लगाना होगा। ओह, वो अवस्था तो हमारे लिए घोर अपमान की अवस्था होगी। मरघट, इस अपमान से बचने का तुम कोई ना कोई उपाय बताओ ही। उस सर्वनाक अवस्था से बचने का एक उपाय है तो राजन, पर आप मोहवश उस कठिन उपाय को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। तुम हमें उस उपाय को बताओ तो सही मरकट। हम हर हालत में उस उपाय को करके रहेंगे। तो सुनिए राजन, तुम्हें स्वयं अपने हाथों अपने इन दोनों पुत्रियों को मौत के घाट उतारना होगा। क्या कहा? हाँ राजन, तभी तुम राजा बिशन की योजना को असफल कर सकते हो, अन्यथा नहीं। ओह, तो मुझे अपनी पुत्रियों को पुत्रियों ओह, तो मुझे अपनी पुत्रियों का हत्यारा बनना होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है राजन। अब तांत्रिक संपूर्णानंद की ओर खोपड़ी उन्मुख हुई। तांत्रिक, मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है, अब मैं वापस लौट रहा हूँ। अच्छा मरकट। अगले ही पल हवा में स्थिर खोपड़ी जमीन पर गिर गई। खटाक। तभी तांत्रिक संपूर्णानंद ने आगे बढ़कर खोपड़ी को उठा लिया। अगले ही पल जया विजया पुनः पहले की तरफ प्रलाप करने लगी। वो देखो, हमें कोई बुला रहा है। मैं राजा बिशन की इच्छा को किसी भी सूरत में पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये कह वंशलोचन ने तलवार म्यान से बाहर खींच ली। उसकी तलवार हवा में लहराई और खचाक खचाक आह! इधर अहिरावल नगर में, ओह ये क्या! हवन कुंड की अग्नि एकाएक बुझ क्यों गई? उसके सामने रखी खोपड़ी पर 5 बार हाथ फिराया। तत्पश्चात एक प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ। कड़कासुर, बता, हवन कुंड की अग्नि बुझ क्यों गई? क्योंकि राजकुमारी जया विजया को राजा वंशलोचन ने मार डाला है। तब तो मेरा प्रतिशोध अधूरा रह गया। तुम प्रतिशोध की ही राग आलाप रहे हो राजा बिशन। उधर राजा वंशलोचन तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने के उद्देश्य से अपनी सेना के साथ अहिरावल नगर की ओर कूच कर चुका है। ओह, ये तो अनर्थ हो गया कड़कासुर। उसे तुम्हारे अनुष्ठान की भनक लग गई थी तांत्रिक कालकोट, इसलिए तुम्हारे अनुष्ठान को पूरा ना होने देने के लिए उसने अपने पुत्रियों को स्वयं मार डाला। ओह, तब क्या होगा? राजा वंशलोचन की सेना तो बहुत विशाल और जाबाज है। युद्ध में हमारी हार तो निश्चित ही हो जाएगी। राजा बिशन, इस प्रकार घबराने से कुछ नहीं होगा। देखो, राजा वंशलोचन राह में पड़ने वाली टोक नदी को पार करके ही अहिरावल नगर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा अहिरावल नगर में प्रवेश करने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें तांत्रिक क्रिया द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ ऐसा जल दूंगा जिसको तुम्हें टोक नदी के जल में मिलाना होगा। उस जल के प्रभाव से टोक नदी का जल राजा वंशलोचन की सेना के लिए मौत का जल साबित होगा। वो कैसे तांत्रिक कालकोट? जैसे ही राजा वंशलोचन की लड़ाकू सेना टोक नदी में उतरेगी वैसे ही उनका जलपोत जल में भस्म हो जाएगा।
जल में जलपोत भस्म हो जाएगा। हाँ राजन, और ये सब उस जल के प्रभाव से होगा जिस जल को अभिमंत्रित करके मैं तुम्हें दूंगा। ओह। तांत्रिक कालकोट को एक पात्र में जल लेकर उसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया। तत्पश्चात लो राजन, इस जल को तुरंत टोक नदी में डाल आओ। ठीक है तांत्रिक। राजा बिशन ने उसी दिन जाकर टोक नदी में तांत्रिक कालकोट द्वारा दिया गया अभिमंत्रित जल डाल दिया। अब राजा वंशलोचन चाहकर भी मेरा और मेरे राज्य का अहित नहीं कर पाएगा। इधर राजा वंशलोचन अहिरावल नगर पर आक्रमण करने हेतु अपनी विशाल सेना के साथ टोक नदी की ओर बढ़ा चला आ रहा था। जब वो अपनी सेना के साथ टोक नदी के तट पर पहुंचा, सेनापति, हमें आज ही इन जलपोतों के द्वारा टोक नदी को पार कर लेना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। जैसे ही जवान सैनिकों का पहला दस्ता जलपोत पर सवार हुआ, बचाओ बचाओ। ओह। अचानक ही जलपोत आग से घिर गया। सैनिकों सहित वो जलपोत जलकर शीघ्र भस्म हो गया। ये देख सेनापति जी, ऐसा लगता है जैसे जलपोत में कोई यांत्रिक खराबी आ गई थी, जिसके फलस्वरूप जलपोत भस्म हो गया। ऐसा ही लगता है महाराज। तब राजा वंशलोचन का आदेश पाकर सैनिकों का दूसरा दस्ता जलपोत पर सवार हुआ। अगले ही पल दूसरे जलपोत में भी आग लग गई। ओह, इसमें भी आग लग गई। जब दूसरा जलपोत भी सैनिकों सहित भस्म हो गया, महाराज, ऐसा लगता है कि राजा बिशन को हमारी योजना की भनक लग गई है और उसने कोई तांत्रिक क्रिया संपन्न करवाकर टोक नदी का जल अभिमंत्रित करवा लिया है। हमें भी ऐसा ही लगता है सेनापति जी। महाराज, ऐसी अवस्था में हमारा मृदंगपुर वापस लौट जाना ही श्रेयस्कर होगा, वरना हम अपनी सारी सेना से हाथ धो बैठेंगे। आप ठीक कह रहे हैं सेनापति जी। राजा वंशलोचन अपनी सेना के साथ मृदंगपुर वापस लौट गया। जब ये सूचना राजा बिशन को मिली, तांत्रिक कालकोट, तुम्हारी कृपा से ही अहिरावल नगर की शत्रु से रक्षा संभव हो सकी है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ राजन। ऐसा करके मैंने आप पर कोई उपाय नहीं किया है, मैंने ऐसा करके अपने देश की सेवा की है। उस रात राजा बिशन ने सौगंध खाई। मैं सौगंध खाता हूँ कि जब भी राजा वंशलोचन के परिवार में कोई कन्या जन्म लेगी, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा और उसे मारकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। राजकुमारी रुक्मावती के अलावा राजा बिशन का 4 वर्षीय पुत्र राहुल भी था। राहुल रुक्मावती तो अकाल मौत मारी गई। अब तू ही मेरा सहारा है। इधर मृदंगपुर में जब राजा वंशलोचन को राजा बिशन की सौगंध के विषय में पता चला, मैं राजा बिशन की सौगंध को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। यदि मेरे वंश में किसी कन्या ने जन्म लिया भी तो मैं तुरंत ही उस कन्या को मार डालूंगा। वो उसी दिन अपने गुरु महर्षि जातक के पास गया। आओ राजन। कहो राजन, क्या बात है? मैं तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखाएं देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है? गुरुदेव, मैं अपनी दोनों पुत्रियों को मार चुका हूँ। उनके अलावा मेरा और कोई संतान नहीं थी। ये तो आप जानते ही हैं कि इन दिनों छोटी रानी कल्याणी गर्भवती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी कोख से कन्या उत्पन्न होगी या लड़का उत्पन्न होगा। राजन, रानी कल्याणी की कोख से कन्या जन्म लेगी। मैं उस कन्या को भी मरवा डालूंगा गुरुदेव। राजन, अविवेक ने तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर दिया है, इसलिए तुम बार बार मानव हत्या करने पर तुले हुए हो। लेकिन इस बार अपनी नवजात कन्या को भूल कर भी मत मारना। क्यों गुरुदेव? ऐसा करोगे तो तुम्हारे राज्य का नाश हो जाएगा और इस संसार में तुम्हारा कोई नाम लेवा भी ना रहेगा। ओह गुरुदेव, तब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? यदि राजा बिशन को इस बात का पता चल गया कि हमारे यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है, तो वह तांत्रिक क्रिया संपन्न कराकर उस कन्या को मरवा डालेगा। राजन, राजा बिशन को इस बात का पता चलेगा तब ना। तुम ऐसा करो, महारानी कल्याणी को जब प्रसव काल समीप आए, तुम उन्हें यहाँ आश्रम में छोड़ जाना। महारानी कल्याणी जिस कन्या को जन्म देगी, उस कन्या को मैं अपने पास आश्रम में रख लूंगा। महर्षि जातक ने जब अपनी सारी योजना राजा वंशलोचन को बताई, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा।
कहीं माह पश्चात जब रानी कल्याणी का परसव काल समीप आया तो राजा वंशलोचन उसे एक दिन आखेट के बहाने महर्षि जातक के आश्रम में ले आया। वहां रानी कल्याणी ने एक कन्या को जन्म दिया। राजा वंशलोचन महर्षि जातक की पत्नी अहिल्या से बोला, माँ, इस कन्या को आपकी छत्र छाया में छोड़कर जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। तुम इसकी तनिक भी फिक्र ना करो वंशलोचन। राजा वंशलोचन रानी कल्याणी के साथ मृदंगपुर वापस लौट आया। वहां पहुंचकर उसने अन्य रानियों को बताया। रानी कल्याणी ने वन में ही मृत कन्या को जन्म दिया था। रानी कल्याणी ने वन में ही मृत कन्या को जन्म दिया था, जिसका अंतिम संस्कार वन में ही कराया। जब इस बात की सूचना राजा बिशन को मिली, चलो अच्छा ही हुआ राजा वंशलोचन की पत्नी की कोख से मृत कन्या पैदा हुई, वरना अगर वो जीवित रहती तो वो मेरे पंजे से कभी ना बचती। महर्षि जातक एवं उनकी पत्नी अहिल्या राजा वंशलोचन की पुत्री को अपनी पुत्री के समान पालने लगे। महर्षि जातक ने उस कन्या का नाम तृप्ता रखा। तृप्ता बेटी, यहाँ आओ मेरे पास। समय ने एक लंबी करवट ली। इस बीच राजा बिशन का इकलौता पुत्र राहुल जवान हो गया और इधर आश्रम में तृप्ता भी युवा अवस्था को प्राप्त हो गई थी। एक दिन जातक महर्षि तृप्ता से बोले, बेटी तृप्ता, पूजा अर्चना हेतु वन में से कुछ फूल तोड़ ला। जी पिताजी। तृप्ता डलिया उठाकर वन में फूल तोड़ने चल दी। उसी वन में उस दिन अहिरावल नगर का युवराज राहुल भी आखेट खेलने आया हुआ था। इधर वन में जब तृप्ता फूल तोड़ रही थी, फुस, बचाओ! तृप्ता की पुकार सुनकर जब युवराज राहुल वहां पहुंचा, ओह, यदि मैंने समय रहते कुछ ना किया तो ये विषधर सर्प युवती को डस लेगा। उसने लंबी छलांग भरी और सर्प सहित दूर जा गिरा। अगले ही पल फुस, विष के प्रभाव से तत्काल ही राहुल का शरीर नीला पड़ गया। शीघ्र ही उसकी सांस रुक गई। ओह, मुझे बचाने के चक्कर में ये युवक बेमौत मारा गया। सहसा उसने सोचा, क्या पता मेरा ख्याल गलत हो और अभी ये युवक जीवित हो। मुझे इसे उठाकर जल्दी पिताजी के पास ले चलना चाहिए। क्या पता वे कोई औषधि देकर इसका जीवन बचा ले। ये सोच उसने राहुल के निर्जीव शरीर को कंधे पर उठाया और चल दी। जब वो राहुल को लेकर आश्रम में पहुंची, ये तो किसे उठा लाई बेटी? तृप्ता ने महर्षि को सारी बात बताई। तत्पश्चात, पिताजी, आप जैसे भी हो इस अनजान युवक को जीवन दान दे दीजिए। मुझे बचाने के चक्कर में ये खुद अपना जीवन खो बैठा है। बेटी, ये मर चुका है। विधाता ने इसकी किस्मत में इतनी ही उम्र का सुख लिखा होगा। नहीं पिताजी, ऐसा ना कहिए। मैं इस युवक को हर हालत में जीवित देखना चाहती हूँ। ओह तृप्ता, बहुत जिद्दी है तू। कभी कभी तू कैसी हट कर बैठती हो। पिताजी, आपने आज तक मेरी हर जिद पूरी की है, आज इस जिद को और पूरी कर दीजिए। तो सुन, इस युवक को अब तभी नया जीवन दान मिल सकता है जब इसे कोई अपनी आधी उम्र दान में दे दे। पिताजी, मैं इस युवक को अपनी आधी उम्र देने को तैयार हूँ। ओह, तू अपनी उम्र इसे दान में दोगी? जी पिताजी। तृप्ता, मुझे गर्व है तुझ पर। तब गंगा जल हाथ में लेकर तृप्ता ने कहा, मैं अपनी आधी उम्र इसे दान में देती हूँ। ये कहकर तृप्ता ने गंगा जल निर्जीव पड़े राहुल के ऊपर छिड़क दिया। अगले ही पल राहुल ने आंखें खोल दी। तब महर्षि ने उसे कहा, बेटा, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी थी, इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। लेकिन तृप्ता ने तुम्हें अपनी आधी उम्र दान में देकर तुम्हें नया जीवन दान दिया है। ओह, तब तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। उसने कुछ सोचकर महर्षि जातक से कहा, महर्षि, मैं अहिरावल नगर का युवराज राहुल हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी बेटी तृप्ता, जो कि मेरे नए जीवन की स्वामिनी है, से विवाह करना चाहता हूँ। ओह, लेकिन ये तो असंभव है बेटा। क्यों महर्षि, क्या मुझ में कोई कमी है? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम तृप्ता के सर्वथा योग्य हो, पर तुम्हारे पिता और तृप्ता के पिता में वर्षों से दुश्मनी है। तृप्ता के पिता? तृप्ता के पिता तो आप हैं, फिर क्या आपकी दुश्मनी मेरे पिता से है?
बेटा, तृप्ता मेरी बेटी नहीं अपितु मृदंगपुर राज्य के राजा वंशलोचन की पुत्री है। ओह, अब मैं समझा महर्षि, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैं अपने पिता और तृप्ता के पिता की दुश्मनी दूर करके रहूँगा। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा बेटा। महर्षि के बीसन बीसन के पास पहुँच महर्षि के आश्रम से लौटकर जब राहुल अपने पिता राजा बिशन के पास पहुंचा, पिताश्री महाराज, मैं मृदंगपुर के राजा वंशलोचन की पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? वंशलोचन के यहाँ तो कोई पुत्री है ही नहीं। पिताजी महाराज, राजा वंशलोचन ने अब आपकी सौगंध के भय से ये छिपा कर रखा है और उसकी बेटी महर्षि जातक के आश्रम में लोगों के नज़रों से छिपकर पली बढ़ी है और वही मेरी उससे प्रथम मुलाकात हुई। ओह, तो राजा वंशलोचन ने मुझे वर्षों धोखे में रखा। खैर, कोई बात नहीं, मैं अभी महर्षि जातक के आश्रम में जाकर वंशलोचन की पुत्री का वध किए देता हूँ। पिताजी, क्रोध में अंधे होकर आप राजा वंशलोचन की पुत्री को मारने जा रहे हैं, पर जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। आपके बेटे के सीने में इस समय जो सांसें धड़क रही है, वे वंशलोचन की पुत्री की दी हुई सांसें हैं। ये तो क्या कह रहा है बेटे? पिताजी महाराज, मैं तो कब का मर गया था, पर वंशलोचन की पुत्री तृप्ता ने अपनी आधी उम्र मुझे दान में देकर मुझे नया जीवन दिया है। लेकिन कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। तब राहुल ने पिता को सारी बातें विस्तार से बताई। तत्पश्चात, पिताजी, वर्षों पूर्व यदि राजा वंशलोचन ने अज्ञानवश आपकी पुत्री की जान ली थी, तो आज उसी वंशलोचन की पुत्री ने आपके इकलौते पुत्र को अपनी आधी उम्र दान में दी है। इस प्रकार हिसाब बराबर हुआ पिताजी महाराज। क्रोध एवं प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडी करके ठंडे दिल से मेरे कथन पर गौर कीजिए पिताजी, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये सुन राजा बिशन सोच में पड़ गया। कुछ देर के सोचने के पश्चात, शायद तू ठीक कह रहा है बेटा, मैं अनजाने में ही वंशलोचन की बेटी का ऋणी हो गया हूँ, इसलिए अब उसे चाहकर भी नहीं मार सकता हूँ। तब महर्षि जातक के प्रयासों के फलस्वरूप युवराज राहुल और तृप्ता का विवाह धूमधाम से हो गया। वर्षों के पुराने दुश्मन खुशी खुशी गले मिले। तत्पश्चात, राजा बिशन, मुझे क्षमा कर दीजिए। वर्षों पूर्व मैंने आपके और आपकी बेटी रुक्मावती के साथ घोर अन्याय किया था। राजन, उस दुर्घटना को भूल जाइए। उस अनहोनी को जब होना ही था तो उसे ना आप टाल सकते थे और ना मैं टाल सकता था। तब तृप्ता एवं राहुल दोनों राजाओं से आशीर्वाद लिया और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस कॉमिक्स के पृष्ठ जो हैं आगे पीछे हैं, जैसे ये 32 पृष्ठ है और यहाँ पे देख सकते हैं ये 30 है, लेकिन यहाँ 31 होना चाहिए। 31 पृष्ठ जो है वो यहाँ है, इसलिए इस कॉमिक्स को पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हुई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर इस परेशानी के कारण पढ़ने में कोई दिक्कत हुई हो और आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी हो तो इसके लिए सॉरी। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।